तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सो वी नॉर्मली स्टार्ट करते हैं अभी क्लास। तो सबसे पहले आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम रिजवान कादर मेमन। सो आई हैव बीन एलोकेटेड इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस थ्रू CSS 2020। ठीक है। तो इससे पहले आई वॉज अ PMS ऑफिसर एंड आई वॉज पोस्टेड इन गवर्नमेंट ऑफ सिंध। तो मैंने CSS 2020 पास की, उसके बाद मेरी एलोकेशन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि आज हम CSS का जो इंग्लिश है और इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि इन दो सब्जेक्ट्स को कैसे क्रैक किया जाए और अच्छे तरीके से पास करके अपने डिजायर्ड ग्रुप में एलोकेशन ली। तो सबसे पहले हम इन दो सब्जेक्ट्स को तो डिस्कस करेंगे, हम ओवरऑल जो CSS है उसके बारे में भी थोड़ी आपको मालूमात देंगे। तो CSS में जो बिल्कुल नए एस्पायरेंट्स हैं उनको थोड़ी बहुत मैं जल्दी डिटेल में बात बताऊं और ब्रीफ बात बताऊं कि CSS में 12 सब्जेक्ट्स होते हैं और इन 12 सब्जेक्ट्स में 6 कंपलसरी होते हैं और 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। इन 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स में 2 इंग्लिश एसे एंड इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन के और 3 होते हैं जनरल नॉलेज के। उन जनरल नॉलेज में 3 कौन से होते हैं? पाक अफेयर, करंट अफेयर और जनरल साइंस एंड एबिलिटी होती है, और एक इस्लामियात का होता है। और 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप कौन से सब्जेक्ट उठाते हैं। तो ये बिल्कुल आप पे होता है, उस पे ग्रुप्स दिए गए होते हैं, तो आप उन ग्रुप्स में से अपने हिसाब से सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने किए इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ, US हिस्ट्री, जनरल स्टडीज एंड रीजनल लैंग्वेज का सब्जेक्ट होता है। तो इंग्लिश इस जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं उनको पास करने के लिए आपको 40% मार्क्स लेनी होती है, मतलब 100 में से 40 मार्क्स। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें आपको क्या करना होता है कि आपको 33% मतलब 33 मार्क्स लेनी होती है। तो अब ये है कि जो इंग्लिश ऐसे में 40 मार्क्स, इंग्लिश प्रेस इन कंपोजिशन में 40 मार्क्स, ये जो जनरल नॉलेज के हैं 3 सब्जेक्ट्स, उनमें से आपने टोटल 300 में से 120 मार्क्स लेनी होती है। अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी एक सब्जेक्ट में 80 मार्क्स ली, दूसरे में 41 मार्क्स ली, तो ये 121 हो गए। और तीसरे सब्जेक्ट में आपने क्या किया कि 0 मार्क्स ली, तो फिर भी आपको क्या किया जाएगा? पास कंसीडर किया जाएगा। तो यह है कि आपको वहां पे इतनी दिक्कत नहीं आती। बट दिक्कत आपको उन सब्जेक्ट्स में आती है जहां पे ये फैसिलिटी नहीं होती। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आए तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल ये है कि IR है, पॉलिटिकल साइंस है, जो 200 मार्क्स का है, तो वहां पे क्या होगा कि आपको क्या करना होगा कि 66 मार्क्स लेनी होगी 200 में से। बट जहां पे 200 मार्क्स का नहीं है, 100 मार्क्स का है, तो वहां पे आपको 33 मार्क्स वगैरह इस तरीके से। तो CSS में हमें थोड़े बहुत बेनिफिट्स भी हैं। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ हमें हर सब्जेक्ट को पास करना है, किसी सब्जेक्ट में हमें एज भी मिल जाता है। ओवरऑल आपके पास 1200 मार्क्स है रिटन की, और आपको क्या करनी है उसमें से 600 मार्क्स लेनी है, तो इतना कोई मसला इसमें नहीं है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यह है कि ज्यादा से ज्यादा आपको जो फोकस करना पड़ेगा वो किस पे करना पड़ेगा? आपको CSS का जो इंग्लिश है उस पे। दूसरा जो है आपको इंग्लिश प्रेस से इन कंपोजिशन। अब ये जो ऐसे है उस पे क्यों? क्योंकि उसमें एक ही सवाल होता है, 100 मार्क्स का होता है। अगर उसमें कोई गलती आ गई तो बिल्कुल आप गए। तो मतलब एक भी थोड़ी भी डेविएशन हो गई तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है। बट ये फैसिलिटी अगर आप देखें तो इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन में ज्यादा है। तो वहां पे क्या होगा कि आपको पास करने के लिए प्रेस ही है, कॉम्प्रीहेंशन है, और दूसरी पंक्चुएशंस, और उसके अलावा बाकी आपके पास करेक्शन, वोकेबलरी, इडियम्स वगैरह, पंक्चुएशंस, आपके पास इनॉर्मस स्टफ है कि आप उसको पास कर सकें। तो बिल्कुल आपको इसीलिए परेशान होने की जरूरत उन सब्जेक्ट्स में नहीं है। बट यह है कि आपको मेहनत करनी है हर सब्जेक्ट में, क्योंकि आपके लिए CSS वही है जो आपने अपने ग्रुप में एलोकेट होना है। ठीक है, उसके अलावा आपके लिए बिल्कुल भी CSS नहीं है। अगर मेरा पसंदीदा ग्रुप फॉरेन सर्विस है, अगर वो मुझे फॉरेन सर्विस मिलता है तो मेरे लिए CSS वो है। अगर मेरा पसंदीदा ग्रुप कस्टम से तो मेरे लिए CSS वो होती है। तो इसीलिए आपने अपने डिजायर ग्रुप में जाने के लिए आपको जो एक थ्रेशोल्ड किस्म की स्टडी आपको करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले
और दूसरा ये कि क्या इसमें नोट्स वगैरह बनाने चाहिए, तो साथ साथ मैं भी आपको ये भी बताता चलूंगा, ये जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देता चलूंगा, ठीक है। तो उसके बारे में भी आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल आज आपने इतनी मेहनत करके 3 घंटे 4 घंटे के दे के आपने कोई सब्जेक्ट बनाए, ठीक, नोट्स बनाए, तो फॉर एग्जांपल जब आप उसको रिवाइज करेंगे फिर 3-4 घंटे देंगे, तो बिल्कुल देने की जरूरत नहीं। अगर आपने अच्छे तरीके से नोट्स बनाए होंगे तो आप क्या होगा कि आप आधे घंटे में, पौने घंटे में आप उसको थोड़ा उसको स्किम करके आप फिर उसको रिकॉल कर देंगे। तो इस तरह ये होगा कि आपको जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होगी और रिडंडेंसी नहीं आएगी। तो इसीलिए आप अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं। अब नोट्स कैसे बनाए जाएंगे वो मैंने इस पे वीडियो भी बनाए हुए हैं, तो मैं आपको थोड़ा बात बता देता हूँ। आपने क्या करना है, पास पेपर्स को देखना है। अब पास पेपर से आपने 2016 में सिलेबस चेंज हुआ था, 2016 ऑनवर्ड्स नए सिलेबस से आए थे। आहिस्ता आहिस्ता क्या किया कि उन्होंने बिल्कुल नए सिलेबस से 2019 ऑनवर्ड्स आ गए, क्योंकि पुराने जो एस्पायरेंट्स थे वो भी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ये दोनों को साथ साथ लेके आ रहे थे। अब ये हो गया कि 2019 ऑनवर्ड्स बिल्कुल नया सिलेबस है। अब आपने क्या करना है, 2016 से 2022 तक पास पेपर्स हर सब्जेक्ट को उठाने, जो 7 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन उसके गैप छोड़ के दूसरा क्वेश्चन, गैप छोड़ के तीसरा, इसी तरीके से 7 क्वेश्चन। फिर आपने क्या करना है, तो आपने फिर ये करना है कि 2017 वाला उठाना है, देखना है इन 7 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन इसके साथ मिलता है तो उसके साथ गैप में लिख देना है, अगर नहीं मिलता तो फिर 8वां 9वां इसी तरह 2018 2019 2020 2021 2022। तो मैं जल्दी बता रहा हूँ, बट आपको मैं वीडियो इसके बारे में 4-5 मिनट्स का वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा आखिर में। उसके बाद आपने क्या करना है, 20-22 टॉपिक्स आपके बन गए, तो आपने 20-22 टॉपिक्स को लेके 2015 बैकवर्ड 2000 तक 16 सब्जेक्ट्स के आपने ये करनी है कि उससे रिलेटेड टॉपिक्स आपने देखने हैं, ठीक है। नए टॉपिक नहीं उठाने। मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल सर सैयद अहमद खान 2016 में आया, 18 में आया, 21 में आया, तो आपने उसको टॉपिक को देखना है 2015 से बैकवर्ड 2014 13 12 जाके 2000 तक, ताकि हमें पता लगे कि इस 23 सालों में कितनी बार क्वेश्चन आया है और किस तरीके से टिल्ट हो सकता है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता रहता हूं अक्सर एस्पायरेंट्स को कि फॉर एग्जांपल यूएस हिस्ट्री है, उसमें वार ऑफ 1812 बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यूएस हिस्ट्री, अमेरिकन हिस्ट्री में व्हाइट हाउस को आग भी लगी थी और बर्तानिया एंड यूएस के बीच में यह जंग थी, बट इन 23 सालों में वो एक बार आया है, 10 मार्क्स का एक नोट आया है। बट अमेरिकन रिवॉल्यूशन फॉर एग्जांपल 7 बार आया है और हर बार 20 मार्क्स का आया है, तो 140 मार्क्स का है। अगर हम रेशो निकालें तो आप देखें कि 1:14 आ जाता है। जब 1:14 आ जाता है तो आप अगर ये आप हम करें इसको एडिशन करें तो 15, अगर 15 मिनट्स हो तो अगर 1 मिनट हम वार ऑफ 1812 को दें तो 14 मिनट्स हमने किसको देने हैं, अमेरिकन रेवोल्यूशन। अगर हम दोनों को 7.5 देंगे तो हमारी ये ज्यादती होगी। हमने अमेरिकन रेवोल्यूशन को अंडर एस्टिमेट किया और हमने वार ऑफ 1812 को ओवर एस्टिमेट किया। दूसरी हमारी गलती ये होगी, पहली हमारी सिलेबस में होनी थी, वहां से हमने बच गए, शिफ्ट किया। दूसरी हमने नोट्स मेकिंग। अब आपने इस तरीके के हिसाब से, अब आपने वार ऑफ 1812 नहीं भी बनाया टाइम की किल्लत की वजह से तो कोई मसला नहीं, 24वें साल भी नहीं आता। अगर इतने बेड लग के आ जाता है तो कोई मसला नहीं, हम दूसरे ऑप्शन जो होगा उससे कर लेंगे, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं होती। तो ये चीजें होती हैं। तो ये नोट्स के बारे में हो गए। तो अब हम चलते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, तो आप अभी उस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इस इंग्लिश एसे को, इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन को हमने कैसे लेके जाना है, तो अभी उस पे आते हैं। बाकी जितने क्वेश्चंस होंगे आप चैट बॉक्स में लिखते जाएं, तो मैं आपको बीच में और आखिर में आंसर कर दूंगा। तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो कि हमें सिर्फ ऑडियो क्वेश्चंस पे, सबसे पहले मैं जो आपके रिटन इसमें होंगे क्वेश्चंस तो मैं उसको आंसर करूंगा, ठीक है। तो काइंडली ये अब्दुल मनान आप ये स्क्रीन के साथ कुछ भी ना करें, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इंग्लिश ऐसे में अक्सर लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल इंग्लिश ऐसे के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया और उसके बाद एकदम ऐसे बनाने पे आते हैं। बिल्कुल ऐसा ना करें कि ऐसे कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले तो ये है, हम जल्दबाजी में ये आते हैं कि हम फ्री राइटिंग पे आते हैं।
ठीक है आप फ्री राइटिंग पे आए, बट ये कि हर एस्पायरेंट की अपनी स्ट्रेटेजी है, ठीक है, कस्टमाइज्ड स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना, कि आपका बैकग्राउंड कौन सा है, हो सकता है आपका अच्छा बैकग्राउंड, आपके साथ ग्रामर का इशू ना हो, आपके साथ टाइमिंग का इशू, कि आपके हैंड राइटिंग का इशू, आपके साथ कंटेंट का इशू, तो आपकी जो स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आपको मॉक एग्जाम देने चाहिए, फॉर एग्जांपल आपके साथ वो इशू ही ना हो आंसर राइटिंग के, ठीक, दूसरे के साथ आंसर राइटिंग का इशू, तो फिर उसको देने चाहिए ना। तो ये है कि ये स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आपसे ज्यादा किसी को पता नहीं। तो अब ये है कि जब आप इंग्लिश ऐसे लिखने जा रहे हैं तो आपके पास ग्रामर का, वोकेबलरी का, ग्रामर की कोई गलती ना हो, मतलब अच्छी ग्रामर हो, वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए, बेसिक तो आनी चाहिए, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और दूसरी कंस्ट्रक्शंस आने चाहिए स्ट्रक्चर की। तो ये बेसिक, और आपने बाकी तो कंटेंट है वो हम कहीं से भी पढ़ के हम लिख लेंगे, वो तो कोई मसला नहीं। और दूसरा ये है कि आपने जो ऐसे का एसेंस है उसमें यूनिटी होनी चाहिए, पैराग्राफ में एक ही आइडिया डिस्कस हो, आइडिया की डायग्रेशन ना हो, एक जगह से दूसरी जगह जंप देना, आइडिया इसी तरीके से हो जैसे एक धागे की सिलाई की जाती है, तो पूरी तरीके से निट किया जाता है उसको, कोहिरेंस हो उसमें, और हमें पता हो कि हमने इतने जो वेरिएबल्स हेडिंग्स बनाई हैं तो किस में कितने पैराग्राफ्स आने चाहिए, किस हेडिंग को कितना परसेंट ऑफ द ऐसे होना चाहिए, किसको कितना परसेंट होना चाहिए। ऐसे ना हो कि जिसके 3-4 पैराग्राफ होने चाहिए उसके हमने 8 दे दिए, कि जिसके 8 होने चाहिए उसके हमने 4-5 दे दिए, तो हमने ऐसे की ऑर्गेनाइजेशन ही खत्म कर दी। कौन सा पैराग्राफ सबसे पहले आने चाहिए, दूसरे पे आने चाहिए, कौन सा पैराग्राफ आखिर में आना चाहिए, ऐसा ना हो कि हमने बस ठीक है पहले और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट की गेम ही हमने नहीं देखी। तो इस पे आपने बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है। तो आपको ये मैं चीज बताते चलो। तो आपने ये चीजें हम अपने यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह, आगे वाले सेशंस में भी हमने इन पे अच्छे तरीके से फोकस भी करना है। तो अभी आते हैं कि हमने, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन फॉर एग्जांपल है कि इंट्रोडक्शन टू राइटिंग, आपने देखना है कि लिखना क्या है, और देखें कि आप ये इससे लिख क्यों रही है, किसके लिए लिख रही है। आपका ऑडियंस कोई आम आदमी तो नहीं, आपका जो ऑडियंस है वो है एग्जामिनर है, जो आपकी गलतियां निकालने पे तुला हुआ है। सबसे पहले वो चाहता है कि आप फेल हो, ठीक है, और वो जो चेक कर रहा है वो कोई आम बंदा नहीं है, वो डीन होगा यूनिवर्सिटी का, उसकी इंग्लिश में पीएचडी होगी, ठीक है, और ये होगा कि इंग्लिश का होगा। ये नहीं है कि आप कोई साइंस का टॉपिक उठाएं, ग्लोबल वार्मिंग, उसकी बिल्कुल आप जो है अंदर चले जाएं और उसके जॉर्गन्स में चले जाएं, उसको तो समझ ही नहीं आएगा। ये इंग्लिश लैंग्वेज का है आपकी टेस्ट, ठीक है। तो आपने अगर जॉर्गन्स थोड़े बहुत यूज करने हैं तो थोड़े बहुत यूज करें, और उसकी मीनिंग्स वगैरह आपने देनी होती है, और किस तरीके से देंगे तो वो हम थोड़ा इसको देखते हैं। और कंपोनेंट्स ऑफ गुड एसे, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ गुड एसे में भी हम इसको डिस्कस करेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ गुड एसे कौन से हैं। इसमें यूनिटी होगा। यूनिटी का मतलब ये होता है कि एक, कि हमने हर पैराग्राफ में एक आइडिया को डिस्कस करना है, ज्यादा आइडियाज को डिस्कस नहीं करना। अगर एक से ज्यादा हमने आइडिया को डिस्कस किया तो इसका मतलब यह है कि हमने अपने क्या किया, यूनिटी को हमने वायलेट कर दिया और हमने बेसिक गलती कर दी, ठीक है। उसके बाद कोहेरेंस होनी चाहिए, मतलब एक आइडिया, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से फ्लो हो, उसका बिल्कुल डिफरेंट ना लगे, और एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से निकले। कभी कभी हम कहते हैं यार आपके इसमें कोई गलती नहीं, बट आप दिल नहीं कर रहे पास करने का, क्योंकि उसमें फील होता है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन और कोहेरेंस को मेंटेन नहीं किया, यूनिटी को मेंटेन नहीं किया। जो ये विजिबल गलतियां नहीं होती, ये इनविजिबल गलतियां होती है, वो वही बंदा निकाल सकता है जो एक्सपर्ट हो, जिसको पता, उसके लिए ये विजिबल होती है। आम जो देखने वाला होता है उसके लिए ये गलतियां विजिबल बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में दो चीजें आ जाती हैं, पहले मैंने बताया, आगे भी हम इसको डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में ये कि कौन सा पैराग्राफ पहले आए, कौन सा आखिर में आए, कौन सा बीच में आए, ये। दूसरा ये कि कौन से वेरिएबल को, हेडिंग को हम क्या करें, कितने पैराग्राफ्स दें, कितने नहीं दें, तो ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है।
और उसमें हमने ये है कि अगर आपने सीएसएस का पेपर देखा हो इंग्लिश एसे का, तो उसमें आपने जरूर देखा होगा कि ऊपर हेडिंग होती है कि यूजिंग वेरियस डिस्कोर्सेज ऑफ राइटिंग। ठीक है, वेरियस डिस्कोर्सेज ऑफ राइटिंग कौन से होते हैं, उसमें आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स में क्या करते हैं हमने, नरेशन, डिस्क्रिप्शन, इलस्ट्रेशन बाय एग्जांपल, उसमें भी 1 to 1। ठीक है, और प्रोसेस पैराग्राफ होता है, कॉज एंड इफेक्ट, कंपैरिजन और कंट्रास्ट, डेफिनेशन, डिवीजन एंड क्लासिफिकेशन, आर्गुमेंटेटिव एंड परसुएसिव। ठीक है, तो इन पैराग्राफ्स को हमने देखना होता है। तो अगर ये मल्टीपल पैराग्राफ्स हम यूज नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, ठीक है, तो हम अच्छा ऐसे नहीं लिख पाते। तो थोड़ा बहुत अगर हम इस पे ध्यान देंगे तो हम अच्छे तरीके से क्या करेंगे, इन पैराग्राफ्स को लिख लेंगे। ये बड़ा मुश्किल काम नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी चीज होती है, जो अक्सर टीचर्स इग्नोर भी करते हैं, इग्नोर इन सेंस के वो उस पे टाइम नहीं स्पेंड कराते स्टूडेंट्स की, उनकी प्रैक्टिस नहीं, थीसिस। आपकी थीसिस बताती है कि आपकी आउटलाइन कैसी होगी, आपकी थीसिस बताती है कि आपके टोटल पैराग्राफ्स कितने होंगे और आपके एसे का स्ट्रक्चर क्या होगा। ये आपके थीसिस का काम है। ठीक है, यूनिटी, कोहेरेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन की मैंने बात की। और सबसे पहले कि बिगिनिंग एंड एंडिंग्स ऑफ द पैराग्राफ्स कैसे, क्या एंडिंग जो कंक्लूडिंग सेंटेंस हो वो जो टॉपिक सेंटेंस हो उसको रिफ्लेक्ट करेगा, थीसिस स्टेटमेंट को रिफ्लेक्ट करेगा, किसी आने वाले पैराग्राफ को रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये 3-4 टेक्निक्स हैं उस। ठीक है, तो पैराग्राफ्स का मैंने टाइप्स बताए जो ये आगे हम डिस्कस भी करेंगे। और ट्रांजिशन, सेंटेंस जंप ना करें। ठीक है, तो उनके बिल्कुल स्मूथ वे में ये मूव हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स भी यूज करते हैं। ठीक है, तो एक वेरिएबल के बाद दूसरे वेरिएबल में क्या ट्रांजिशनल पैराग्राफ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, उसके बारे में हम बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेंटेंस इफेक्टिव क्यों, सेंटेंस तो लिख लिया, उसमें एम्फसिस कैसे आना चाहिए, पैरेलल राइटिंग कैसे हो, पैरेलल सेंटेंसिंग कैसे हो। ठीक, जो डेंगलिंग मॉडिफायर्स की गलती है वो ना हो। ठीक है, तो ये सारे जो बेस्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और एक अच्छा सेंटेंस इफेक्टिव कैसे बनता है, उसमें पहले वो वर्ड्स आने चाहिए, बाद में आने चाहिए, कॉमा स्पेलिंग की गलती कैसे अवॉइड की जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। और राइटिंग विद सोर्सेस, हमने प्राइमरी सोर्सेस को कंसल्ट करना है, हमने सेकेंडरी सोर्सेस को कंसल्ट करना है। अगर सेकेंडरी है तो उसको कैसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि उसकी वेटेज भी प्राइमरी जैसी हो जाए। ठीक है, तो इन चीजों को हमने देखना है। तो हम इस पूरे, आपको मैं बात बताऊं कि अगर मैंने एक पेपर देखा था 1957 का, मुझे मिल गया तो मैं आपके साथ वो शेयर भी कर दूंगा। उसमें था मीनिंग एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन, जब आईसीएस तो मीन सीएसपी सिस्टम था। मीनिंग एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन अब 2021 में आया था, मीनिंग पर्पस ऑफ एजुकेशन, मतलब व्हाट डू मीन बाय पर्पस ऑफ एजुकेशन, सेम आया। तो कहने का मकसद कि थीम सेम ही है, वो उसमें बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आज भी एजुकेशन है, आप देखें पिछले 20 साल के, तो आपने टॉपिक्स एरिया बनानी है। अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये है कि इस तरीके से हो जाए कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन है तो आप उस पे एजुकेशन पे शायद सिद्दीकी का छोटा सा बुक पढ़े, तो एजुकेशन पे आपने पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड पढ़े, वही शायद सिद्दीकी ने उसको अपने पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है। फॉलन लीव्स में है एजुकेशन पे एक छोटा सा ऐसे, मैं आपके साथ बाद में याद दिलाना, वो शेयर भी कर दूंगा। बर्ट्रैंड रसेल ने ऑन एजुकेशन पे इन फंक्शंस ऑफ टीचर पे लिखा। साउथ कोरिया का एंड सिंगापुर का थोड़ा एलिमेंट्री स्कूल सिस्टम थोड़ा पढ़ लिया 15-20 मिनट में, वहां से लिख लिया। और बाकी हायर एजुकेशन के पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स, अगर कोई इल्स एंड रेमेडीज पे आ जाए, कोई टॉपिक किसी और चीज पे आ जाए, हायर एजुकेशन पे आ जाए, किसी भी उस पे आ जाए, तो आपकी बिल्कुल भी कमांड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कर ना सके। एजुकेशन पे आया है तो बिल्कुल होना चाहिए। उसमें आपके आर्ग क्लासरूम डिसाइड द फेट ऑफ नेशन आए, आर्गुमेंटेटिव से आए, या एल्स एंड रेमेडीज ऑफ एजुकेशन सिस्टम आए, या द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज नॉट जस्ट डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, या ये आए, तो आपने कर लेना है। तो वो तभी करेंगे जब आपने ये सारी चीजें पहली स्टेज में इसे कैसे लिखा जाएगा, इफेक्टिव सेंटेंसेस वगैरह वगैरह, और उसके बाद आपने कंटेंट आपके पास सॉलिड हो। एजुकेशन पे बर्ट्रैंड रसेल ने 97 ईयर्स ऑफ एज में लिखा है।
25 ईयर की एज में उसने राइटिंग शुरू की, 73 ईयर्स उसके लिखने का तजुर्बा है। जब वो लिखेगा इससे, वो कितने मैच्योर आइडियाज होंगे। अब जब वो मैं पढ़ के अपने अंदर जो है वो आइडियाज लेके आऊंगा और कॉन्शियस एफर्ट के साथ वो मैं यहाँ पे पोर्ट्रे करूंगा, और मुझे कोहेरेंस, ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिटी की टेक्निक है, वो उसको यूज करके मैं इन आइडियाज को इनकॉर्पोरेट करूंगा। आप मुझे बताएं कि वो क्या आपके आइडियाज को कन्फ्रंट कर सकेगा? नहीं, वो आइडियाज ही इतने मैच्योर होंगे। या इनका आपने नाम दे देना है और वही बात जो इसने की है वो भी लिख देनी है, तो क्या वो ये नई इंप्रेशन लेगा, पॉजिटिव इंप्रेशन कि यार इसने अच्छे तरीके से पढ़ा। इसी तरीके से वुमेन और मिसाल, एग्जाम्पल लेटेस्ट देना है, उसका हमेशा अच्छा फायदा होता है कि उसको पता लगता है अच्छा इतना लेटेस्ट बंदा है, इतना वेल अवेयर इनलाइटेंड बंदा है। तो एजुकेशन वुमेन पे और जेंडर पे, इक्वलिटी इज अ ट्रेडिशनल मेल रोल, वुमेन एम्पावरमेंट, अगर इस पे आपको कंटेंट पे बिल्कुल दिक्कत होती है, यू कैन आस्क मी कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। जितना मेरे पास कंटेंट होगा मैं अपने एसेज पे आपके साथ, बाद में मुझे कोई आप में से ग्रुप पे याद भी दिलाए या इन पर्सन में आपके साथ आखिर में नंबर भी शेयर कर दूंगा, बल्कि अभी मैं कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। आप मेरे साथ इन पर्सन भी रब्ता कर सकते हैं, ठीक। आई एम नॉट अ कमर्शियल टाइप मेंटर, ठीक है। अगर आप ज्वाइन ना भी करेंगे सेशन, यू आर मोर देन वेलकम कि आप मेरे साथ रब्ता करें। किसी सब्जेक्ट में आपको हेल्प चाहिए, आई एम मोर देन रेडी टू हेल्प, ठीक है। आप कोई भी हो, आई हैव नो एनी कंसर्न इन जेंडर। आप मेरे भाई हैं, बहनें हैं, मेरे दोस्त हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल मेरे साथ किसी भी सब्जेक्ट पे आप रब्ता करें, नोट्स बनाने में कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह मेरे लिए खुशी होगी, क्योंकि CSS वाज माई पैशन एंड इज माई पैशन। बट ये है कि जो सिंसियर एस्पायरेंट होगा उसके साथ हमारी आगे तक चलेगी, जो नहीं होगा सिर्फ उसको बातें करनी होगी, तो वो 1-2 दिन में पता ही लग जाता है, बंदा उसको खुद ही अवॉइड करने लग जाता है। तो इसीलिए जो मेहनत करने वाले होते हैं उनको हर जगह जगह मिल जाती है, ठीक। तो उसके बाद सोशल मीडिया, डेमोक्रेसी, आप खुद ही बताएंगे, इनमें से नहीं आते, आप पास पेपर उठाएं। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हॉट टॉपिक है, अभी रिसेंटली पाकिस्तान में फ्लड आई है। गवर्नमेंट गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के इश्यूज नहीं है पाकिस्तान में। इंस्टीट्यूशनल डिके नहीं होगी, करप्शन इससे रिलेटेड नहीं आती, करप्शन कल्चर, करप्शन इज अ कल्चर वगैरह। इस्लामोफोबिया रिलेटेड आप देखें, दिन ब दिन चाहे कितने विलास बन रहे हैं, कितनी भी अवेयरनेस आ रही है, तो ये मसले बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने इन पे अच्छे तरीके से फोकस करना है। तो इस पे आप अच्छे तरीके से फोकस करें, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। बाकी और टॉपिक्स को भी आप देखें, तो उस पे भी आपको नजर रख देखें। टूरिज्म पोटेंशियल, आपने देखा कि टूरिज्म पे क्वेश्चंस आए थे पास में, अभी भी आएंगे, ठीक है। बट ये है कि जिस तरीके से पहले इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो डिस्कस करते थे, तो वो लाइमलाइट पे ज्यादा थे, तो वो ज्यादा आ रहे थे, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन पे आप देखें कि मोस्ट कविटेड एंड डिबेटेड वन ये है कि कोविड के वक्त आया, ऑन एंड ऑफ ये क्वेश्चन। कोविड-19 अभी थोड़ा खत्म हो गया, तो और इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है सिचुएशनल को, उस वक्त सिचुएशनल। न्यू प्रोविंसेस ऑन एंड ऑफ ये चलता रहता है, फेडरेशन पे आते हैं। सिविल सोसाइटी, ठीक है। ये जो मैंने दिए हैं तो 4-5 इसमें तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उस पे तो कोई हर्फ, वो तो हर्फ आके है ना, उस पे तो आने ही आने, ठीक। और न्यू टॉपिक्स जो हम सिचुएशनल टॉपिक्स होते हैं, जब ऑन एंड ऑफ इमर्ज होते रहते हैं, वो गायब हो जाते हैं, ठीक है। बट ये ऊपर वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब ये है कि थोड़ा मैं आपको रिसोर्सेज दे देता हूँ, ठीक है। बीइंग अ रिसोर्स पर्सन, बीइंग योर मेंटोर, बीइंग योर बिग ब्रदर, तो आपने क्या करना है, ये डॉक्टर सुरैया शफी मीरे, अल्लाह ताला इसको जन्नत में जगह देगा, तो अभी इसकी रिसेंटली डेथ हुई है, ठीक है। तो ये इसके वीडियो लेक्चर्स पे पढ़े हैं यूट्यूब पे, इंग्लिश 101 वर्चुअल यूनिवर्सिटी बाय सुरैया शफी, अगर आप लिखेंगे तो ये पूरे आपको PDF में मिल जाएंगे। मुझे आखिर में याद दिलाना, मैं शेयर भी कर दूंगा अपने कंप्यूटर से आपके साथ। तो यहां से आपने क्या करना है कि 22 से राइटिंग सेंटेंस टाइप्स, यहां से लेके आपने 33 तक, 34 तक और 5, ठीक है, 35 तक आपने इनको रिलेशंस को रीड करना है कि सेंटेंस कैसे लिखते हैं, कैसे बनते हैं, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। असली तो गेम तो यही है ना कि आपको खुद तो आनी चाहिए, एक टीचर कितना कराएगा।
दूसरा आपको मैं बात बताऊं, अगर मेरा भाई होता, अल्लाह की कसम, मैं उसको इस तरीके से कराता जिस तरीके से आपको गाइड करा हूं। द एलिमेंट ऑफ, आज तक लोग मेरे जो दोस्त हैं वो जब मुझे ऐसे दिखाते, मैं कहता हूँ यार एलिमेंट ऑफ स्टाइल जो मैंने कहा, उसने कहा हाँ पढ़ा था वो पहले, उसमें तो ऐसा कुछ वो था ही नहीं। अगर उसने सही तरीके से दिल से पढ़ा हुआ होता, ये नहीं कि बस ठीक है पढ़ के जान छुड़ा ले, तो उनको वो चीजें वहां से मिल जानी थी जो अभी वो गलती कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं अभी क्या करें, अभी तो टाइम ही नहीं है। टाइम जब था तो उस वक्त तो नहीं किया। अब नुकसान भी उनको ही होगा जिन्होंने नहीं किया। एलिमेंट ऑफ स्टाइल आप पढ़ें, छोटा सा बुक है, इतना इंटरेस्टिंग है। जब आपका मूड हो ऐसे सीखने का, जब बिल्कुल मूड हो कि मैं सीएसएस पास करना चाहता हूं, उस वक्त ये बुक उठाएं। आप इस बुक को जैसे कहते हैं ना जज़ब कर लेना, आप इसको जज़ब कर लेंगे, इतना इंटरेस्टिंग बुक है। द एलिमेंट ऑफ स्टाइल वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर बुक है, मजाक नहीं है। ठीक, अच्छे बुक्स पढ़ेंगे। मैं आपको बात बताऊं, सूरज से ज्यादा चांद की रोशनी नहीं होती, क्योंकि चांद को रोशनी सूरज देता है। कोई भी चीज अपने सोर्स से ज्यादा आगे नहीं जाती। अगर आपने सोर्स अपने हाई रखे हैं तो आप हाई जाएंगे, ठीक है। अगर आपने अपने सोर्स नोट्स रखे हैं, दूसरों के एसेज रखे हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी लेवल नीचे होगी, आप उनसे तो कम ही होंगे ना। तो इसीलिए आपने अपने सोर्सेज को आया रखने, द एलिमेंट ऑफ स्टाइल आई रिकमेंड यू। तो काइंडली इसको कभी नहीं आपने छोड़ना, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप प्रिंट करा के अच्छे तरीके से पढ़ें। 40-45 पेजेस का बुक होगा ऑन राइटिंग। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आप बुक डाउनलोड करें, जब पढ़ना शुरू करें तो मुझसे डिस्कस करेंगे कौन से चैप्टर्स करें, मैं आपको बताऊंगा। इसमें हर चैप्टर नहीं है, बट जो जो चैप्टर्स आपके काम के, बाय गॉड वो कमाल के। अगर आप ये भी इनमें से 2-3 चैप्टर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड वन से करेंगे, तो आपके जो बड़े बड़े जो हमारे यहाँ कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं, जो आपकी गलतियां निकालते हैं, वो जहां से गलतियां निकाल सकते हैं, तो ये। और माय फेवरेट बुक, हाउ टू राइट एसेज, स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर ऑल विद सिंपल एसे, इसमें भी सिलेक्टेड रीडिंग से। तो ये भी आपने लाजिम करना है। जब शुरू करें मुझे बताएं कि कौन कौन से करें, खुद आपको अंदाजा हो जाएगा जब आप इसकी प्रेफरेंस देखेंगे, कंटेंट लिस्ट देखेंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन से हमारे काम के हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे राइटिंग, इसमें आपको टाइप्स ऑफ पैराग्राफ पे डिस्कशन हुई है कि कौन से टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स आपने कहाँ से कैसे कर रहे हैं। तो दिक्कत हो, यू आर रजिस्टर्ड कैंडिडेट, नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट, आप खुद पढ़ते हैं, तकलीफ आती है, मेरे से रब्ता करें, आई विल बी मोर देन रेडी टू हेल्प यू। तो बिल्कुल इसमें ये नहीं है कि सर का मैं रजिस्टर कैंडिडेट नहीं होगा। आजकल मैं थोड़ा बहुत इसीलिए फारिग हूँ कि मेरी अभी ट्रेनिंग पूरी हुई है, आई एम वेटिंग फॉर माई पोस्टिंग। थोड़ा बहुत बिजी हो गया था पिछले वक्त में, लोगों को कम वक्त पे रिप्लाई दे रहा था क्योंकि मेरे भी एग्जाम चल रहे थे। पर मैंने बताता उनको रहता हूँ कि थोड़ा मैं बिजी होता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको इग्नोर करना हूँ और आपको मैं रिप्लाई देना नहीं चाहता। मैं आपको हर वक्त रिप्लाई देना चाहता हूँ, बट ये कि थोड़ा बहुत आपको भी अंदाजा है कि बंदा बिजी हो जाता है। एक कभी उसी वक्त रिप्लाई मिल जाता है, कभी थोड़े लेट। जो टेक्स्ट करते हैं उनको तो जल्दी मिल जाता है, जो वॉइस करते हैं उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हम क्लास में होते हैं, कभी कहाँ पे होते हैं, तो दूसरों के सामने वॉइस उठा के सुनना बुरा लगता है। मैसेज टेक्स्ट होता है तो बंदा उसी वक्त जल्दी टाइप करके रिप्लाई दे देता है। अगर कोई डिटेल वाली बात होती है तो कह देता है कि बाद में इस टाइम पे आप मुझे याद दिलाना और बात कर लेंगे। ये अगर बुक आपने ना भी पढ़ा तो कोई मसला नहीं, ये थोड़ा हेवी बुक है। जब आप, मैंने जो आपको बुक्स दिखाए हैं वो स्टेप बाय स्टेप दिखाए हैं, पहले वो बुक, दूसरे पे बाद दूसरा, जो तीसरे भी, ये आखिर में टफ बुक है। अगर आपको जरूरत पड़ेगी आखिर में कि फिर भी है टाइम, तो फिर इसको देख लेना, क्योंकि फिर इसको अगर ना भी देखा तो कोई मसला नहीं, थोड़ा ये मोस्ट एडवांस्ड लेवल पे है, ठीक है। बाकी अगर आपने बेसिक वाले कर लिए तो वो सबसे ज्यादा बेहतर है। और ये बुक आप, मैं तो कहता हूं आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें, आपको नहीं मिलता मैं आपको दे देता हूँ। फंडामेंटल्स ऑफ एसे एंड आंसर राइटिंग स्किल, इसमें ये बुक लिखा है अनुदीप दुरेशेट्टी। ये बंदा वो है जिसने 5th अटेम्प्ट में आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में फर्स्ट पोजीशन ली। वहां में 5-6 इनको अटेम्प्ट्स होते हैं। तो ये है कि उसने हाफ पोर्शन में इंग्लिश ऐसे पे लिखा है, हाफ पोर्शन में आंसर राइटिंग। इनका इंग्लिश ऐसे थोड़ा डिफरेंट होता है, वो फेल नहीं करते उनमें तो, बट इसने उसमें कंक्लूजन बहुत आलीशान डिस्कस किया है। वो कंक्लूजन की टेक्निक्स अच्छे तरीके से वहां से करनी है, सिर्फ कंक्लूजन की, बाकी पैराग्राफ वगैरह की कभी नहीं करनी, क्योंकि इनके वो फॉलो नहीं करते प्रॉपर रूल। आंसर राइटिंग इसके, इसने अपने सब्जेक्ट डिस्कस किए, बट मैं आपको सच बताऊं,
अपने सब्जेक्ट्स तो इसने डिस्कस किए हैं, बट वही सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम ही है हमारे पास, ठीक है। तो इसने बताया कि डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे मार्क्स ली जाती हैं, डायग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं, और मैप्स कैसे बनाए जाते हैं, डेटा अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट कैसे की जाती है। अगर आपने इसको पढ़ा है, देखा 15 मिनट 20 मिनट ही, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपकी जो 6 7 8 मार्क्स आती हैं, तो यकीनन आपकी 15 16 18 मार्क्स पे आएगी, इसमें कोई शक नहीं। आपकी एक एक मार्क भी अगर एक क्वेश्चन में इंक्रीज हुई, तो 11 सब्जेक्ट्स हैं, 12 तो इससे, तो आप बताएं 110 मार्क्स, जो आपने 500 पे फेल करना था, वो 610 पे आपने पास कर लिया, इंटरव्यू में अच्छी मार्क्स ली, बेस्ट ग्रुप में आपकी एलोकेशन हो जानी है। तो एक एक मार्क बड़ी कीमती है। जो कहते हैं ना, हमने सब सब्जेक्ट्स फेल किए एग्रीगेट, उन जालिमों ने अगर अपने खुद पे रहम किया हुआ होता और आंसर राइटिंग पे थोड़ा काम किया होता, तो वो आज खुशियां मना रहे होते कि उन्होंने पास कर लिया, उन्होंने एग्रीगेट में फेल नहीं किया। उन्होंने, वो तो सबसे ज्यादा जालिम है, क्योंकि उन्होंने खुद पे जुल्म किया, इंग्लिश ऐसे पे दूसरे सब्जेक्ट्स पे मेहनत करके इसको 15 20 मिनट नहीं दिया। हाँ, मैंने भी नहीं दिया, बट मैंने टीचर्स को प्रॉपर कुछ ज्वाइन किया, ये सारी टेक्निक्स हमने उनसे तो सीख ली ना, ठीक है। अगर आपके पास वो नहीं आए, तो ये तो है ना। तो ये चीजें हमने बड़ी मेहनत, और सबसे आलीशान, लोग कहते हैं, मेरे दोस्त थे उस दिन मुझे कहा कि सर बहुत ही कॉम्पिटेंट लड़का, बहुत ही कॉम्पिटेंट, पहला इस कंपोजिशन फेल हुआ, दूसरी बार वो कहा कि मैंने सोचा कंपोजिशन पास हो जाएगा, मैं वो भी मेरा फेल हो गया। उसने कहा मैंने कौन सी गलती की, मैंने कहा प्रेसी में की होगी, उसने कहा नहीं मेरी ये भी सही। मैंने कहा मुझे क्या कोई इतना आइडिया नहीं हो सकता, आप खुद सिचुएशन। एक दो दिन के बाद कहा कि मैंने वोकेबलरी कर लूं, मैंने नहीं की थी। मैंने कहा पहले अटेम्प्ट में भी नहीं की थी, उसने कहा की थी, उस वक्त नहीं लगे थे, उस वक्त तो आए ही बहुत डिफिकल्ट थे, वो तो एक्सेप्शनल केस था ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने वोकेबलरी करनी ही नहीं थी। तो इसने खुद पे जुल्म किया 34 पे फेल करके। अगर 15 16 हमारे लगते रहे, 2021 को आप क्यों लेते हैं, वो तो एक एक्सेप्शनल केस था, उन पे खुद पे तनकीद इतनी हुई थी, लोगों ने शशि थरूर को इंगेज किया हुआ था फेसबुक पे, बताएं। तो वो तो एक अलग बात है। तो वर्बल एडवांटेज वही है वोकेबलरी जो जीआरई की वोकेबलरी है। आपने अगर वर्बल एडवांटेज वही वोकेबलरी 3500 की, बट अच्छे तरीके से कवर करता है, एस्पायरेंट्स को समझ में आती है, वीक एस्पायरेंट हो स्ट्रांग, वो यहाँ से। इसमें 10 लिस्ट हैं, ये जी यूसुफ नवाज ये ना करें इसके साथ, इसके तो 10 लिस्ट हैं, एक लिस्ट में 50 क्वेश्चन, 50 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो 50 वर्ड्स मतलब टोटल 500 वर्ड्स हैं, ये कवर करते हैं 3500 वर्ड्स को। हर लेवल में 50 वर्ड्स और 10 वर्ड्स के बाद छोटी टेस्ट है। तो हर रोज आप 10 वर्ड्स करेंगे तो 5 दिन में ये एक लेवल हो जाएगी। छठे दिन आप रिवीजन करें, 7वें दिन रेस्ट करें, वीक पूरा हो गया। ये लिस्ट आप पूरी 10 वीक्स में पूरी करेंगे, 2.5 मंथ, उसके बाद रिवाइज करें। तो आप मुझे बताएं, वोकेबलरी भी आपकी इस तरीके से अच्छे तरीके से हो गई, तो फिर आपको क्या दिक्कत है। तो सुबह सबसे पहले उठ के आप अपनी काम करें, रिलीजियस नमाज रोजा जो भी आपको है, कुछ भी है, जो भी आपकी पहली एक्टिविटी होती है, उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वोकेबलरी करनी है, क्योंकि खाली दिमाग होता है जब पढ़ना पहली बार। सबसे दिन में सबसे पहला काम वोकेबलरी का करना है। भले आप 12 बजे दिन को स्टडी करते हैं या रात को 12 बजे पहली बार बैठ के स्टडी करते हैं, तो वोकेबलरी। उसके बाद डॉन न्यूज़पेपर, वहां से वोकेबलरी। लोग कहते हैं कि सर ये तो डेड वोकेबलरी है, डेड वोकेबलरी है, ठीक है, आप बुक रीडिंग करेंगे आपको वोकेबलरी नहीं आएगी, हर बार डांस डिक्शनरी से ढूंढेंगे तो आपको दिक्कत होगी, आपको बुक रीडिंग का भी दिल नहीं। बट ये है कि कम से कम वो वोकेबलरी जो आपकी डेड वोकेबलरी होगी, रीडिंग करेंगे वहां से मिलेगी, कुछ भूल जाएंगे, कुछ याद करेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर याद करेंगे। 2.5 मंथ्स में याद किया 3500 में से 3000 भूल के 500 याद रह गए, फिर रिवीजन की, फिर 1100 याद रह गए, फिर बाकी भूल गए। इसी तरीके से रिवीजन होती रहे पूरे साल में, आपके 3500 में से 5-6 हजार आपको याद होंगे। अब ये कैसे, क्योंकि आपने डान भी पढ़ी, आपने वो भी पढ़ा, ये बुक्स रीडिंग भी की, आपकी इतनी वोकेबलरी हो जाएगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। अब अगर वोकेबलरी आपको नहीं आती तो आप प्रेस से कैसे समझेंगे, समझेंगे नहीं तो अटेम्प्ट कैसे करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन कैसे समझेंगे, कॉम्प्रिहेंशन समझ में नहीं आती तो अटेम्प्ट कैसे करेंगे, पैरा वर्ड्स नहीं, मीनिंग नहीं आती तो पैरा वर्ड्स की मीनिंग कैसे लिखेंगे, इडियम्स पे आपने मीनिंग नहीं आती तो इडियम्स को कैसे समझेंगे, ठीक है, पंक्चुएशन, ठीक है, और दूसरी रीडिंग नहीं करेंगे तो पंक्चुएशन कैसे। तो ये सारी चीजें तो इनकी फाउंडेशन ही वोकेबलरी है।
अल्लाह के बंदो अगर आप वोकेबलरी पे नहीं आएंगे, हाँ कोई बंदा कहता है सर मैंने तो वोकेबलरी की नहीं थी, मैं पास कर गया, हाँ बिल्कुल की होगी, क्योंकि आपका बैकग्राउंड हो सकता है मजबूत हो। हर बंदे का तो बैकग्राउंड नहीं होता मजबूत ना, कोई गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल से भी आया होता है, कोई प्राइवेट से भी आया होता है, उसकी वोकेबलरी इतनी नहीं होती, वहां पे वोकेबलरी तो नहीं पढ़ाते। हाँ आपने हो सकता है आपको एक्स्ट्रा रीडिंग की हैबिट हो, जिस बंदे को उसको तो दिक्कत ही नहीं है, वो कर लेगा। तो यही तो मैं शुरुआत से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने कस्टमाइज प्रिपरेशन करनी है अपने हिसाब से, दूसरे को देख के नहीं करना सर उसने तो नहीं किया था। मैं ये अच्छा बुक है फॉलन लीव्स। और उसके बाद मैं आपको थोड़ी अपनी रूटीन आपके लिए बताऊं। सुबह से मैंने कहा कि वोकेबलरी डॉन न्यूज़पेपर, उसके बाद आपने अभी स्टार्ट की है प्रिपरेशन तो अट्रैक्ट पाकिस्तान नॉलेज बेस को बढ़ाने के लिए डॉन न्यूज़पेपर पे हो गई, अभी नोट्स पे ना आए, अट्रैक्ट पाकिस्तान है, ठीक है अच्छा बुक है, तो सिर्फ उसको रीड करें, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें। साथ साथ विल ड्यूरेंट का ये बुक है फॉलन लीव्स, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा रीड करें, लास्ट बुक है इसका, इसके पोते वगैरह ने कंपाइल करा के पब्लिश कराया था, तो अवार्ड विनिंग है, ठीक है। तो ये थोड़ा रीड करना शुरू कर दें। थीसिस स्टेटमेंट में छोटा सा बुक है, ये डाउनलोड करके थीसिस स्टेटमेंट समझें। तो ये चीजें अगर आप खुद समझना शुरू करेंगे तो आपको क्या दिक्कत आएगी। तो प्रेस राइटिंग में इंशाल्लाह हम सेशंस में ये चीजें भी आहिस्ते आहिस्ते करेंगे भी, कि बेस्ट प्रेस क्या होती है, टफ प्रेस क्या होती है, आसान प्रेस क्या होती है, डिफिकल्ट कॉम्प्रिहेंशन पैसेज क्या होता है, उसको कैसे, आसान कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कैसे होता है उसको कैसे करेंगे, रिलीवेंस कैसे मेंटेन करेंगे, ये पूरा हम वहां पे तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। लोग क्या करते हैं कि इडियम्स प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। अब इडियम्स तो प्रिपेयर करते हैं, इडियम्स 5,000 इडियम याद करने में तो आपके पूरे सर के बाल सफेद हो जाने। अगर पंक्चुएशन आपने अच्छे तरीके से समझ ली तो 5 मार्क्स तो वहां से आएंगी, और इडियम्स का आपने थोड़ा आइडिया समझ लिया तो 3 मार्क्स को वहां से आएंगे। तो आपने अगर इडियम्स पे फोकस करके अपना टाइम वेस्ट करना है तो आपने कर देना है। इंग्लिश ग्रामर इन यूज, ग्रामर आपकी फ्लॉलेस होनी चाहिए। डेली जब आप पढ़ाई बंद करेंगे, जैसे मैंने कहा कि सुबह वोकेबलरी, डॉन न्यूज़पेपर, ट्रैक टू पाकिस्तान, फाइनली स्टोरा, रात को जब आपने पढ़ाई एंड करनी है तो 3 लेसन इस 4th एडिशन से करनी है। इसमें 45 लेसन है, डेली 3 लेसन करेंगे, 15 दिन में पूरा हो जाना है। इसके बाद 5th एडिशन पे आया, उस पे 145 लेसन से 5 लेसन उसके बाद डेली करनी है। तो आपके अल्लाह के बंदे ना ऐसे में, ना प्रेस में, ना कॉम्प्रिहेंशन में, ना पंक्चुएशन में, ना ट्रांसलेशन में, ना ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में कोई गलती होनी है। अब तो सबसे आगे होंगी, ठीक है। तो खुद पे रहम करें। पंक्चुएशन ये अब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का है, फर्स्ट ईयर का बुक है। इससे बटन बटन का पहला लेसन 4 लेसन करेंगे, इतनी पंक्चुएशन हैवी यूज हुई है, पंक्चुएशन के थोड़े रूल्स पढ़ के, ये नहीं कि किसी लोकल बुक से, अच्छे बुक से, ये नहीं कि जहां से कमा के जो है 33 रूल्स हो, जुल्म नहीं करना खुद पे, अच्छे बुक से करके। तो क्या करना है आपने, यहाँ से 4 लेसन आपने कर लिए, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ एक पे आपके पंक्चुएशन की गलती नहीं, अगर वो गलती हुई होगी तो आपकी नादानी से हुई होगी। वरना ये बुक पढ़ने के बाद, ये बुक बहुत आपको लोग कहते हैं सर समझ नहीं आता, क्योंकि इनकारी बेस्ट लर्निंग है। आपने थोड़े रूल्स पढ़ लिए, उसके बाद इस बुक की एक्सरसाइज, ये 4 लेसन पढ़े समझ समझ के, तो आपकी आज तक मेरी कोई गलती इस बुक के 4 लेसन पढ़ने के, 4 लेसन में मैं नहीं पढ़ पाया होगा, 2 लेसन में ही समझ के आए थे, 1 लेसन में ही आप समझ के आएंगे, होशियार लोग हैं आप। बुरश योर इंग्लिश। आपने, लोग कहते हैं सर करेक्शन कैसे करें, करेक्शन इससे नहीं होती, करेक्शन के या तो पंक्चुएशन की गलती आएगी, या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की गलती आएगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती आएगी, तो 4-5 मेजर गलतियां हैं, उनमें से ये दे देता है। अवेल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करता है, अवेल योर सेल्फ, अवेल माई सेल्फ, इस तरीके से रिफ्लेक्ट। अगर ब्रश अप योर इंग्लिश से आपने सिर्फ 400-500 सेंटेंसेस करेक्ट किए हैं तो आपको पता लग जाएगा कौन से आते हैं, वो ही तकरीबन रिपीट होते हैं, उससे रिलेटेड ही रिपीट होते हैं, आपकी वो भी गलती, आपको कोई कुछ ही नहीं होगा। अगर कोई आपको कोई कुछ, इंशाल्लाह ये तो हमारा डेमोस्ट्रेशन था, कल से हम 8 बजे रेगुलर क्लास भी स्टार्ट करेंगे इंग्लिश एसे का। तो आप एस्पायरेंट्स के लिए बिल्कुल आप मेरे भाइयों की तरह हैं, ठीक है, बहनों की तरह हैं, मैं आपका दोस्त हूँ, मेंटोर हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं। आप रजिस्टर होते हैं, मैंने पहले भी कहा, कोई मसला नहीं, नहीं होते फिर भी कोई मसला नहीं, ठीक है। तो आप मुझसे डायरेक्ट भी, तो मैंने इस वजह से ही अपना डायरेक्ट नंबर पे नहीं रखता था, रखता हूँ कि ताकि जो रजिस्टर ना भी हो तो वो भी ये ना समझें कि उनको पीछे से कोई भगा दे।
ये मेरे लिए बिल्कुल कोई वो नहीं है, ठीक है। तो बाकी इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर दूंगा जिन्होंने नहीं सुन सकी। तो और दूसरी बात ये कि इंशाल्लाह हम 8 बजे इस सेशन को इंग्लिश ऐसे से शुरू भी कर देंगे। इसकी फीस मैंने बिल्कुल कोई नहीं बढ़ाई, शुरुआत से वही सिंपल फीस रखते आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद आपसे कमाने का नहीं है। मेरा ये पैशन भी है कि लोगों की हेल्प भी हो जाए, और मैं भी इस फील्ड से भी टच रहा हूँ, मुझे भी मजा आता है आपकी इवेल्युएशन करते वगैरह, ठीक है। और आपकी इवेल्युएशन मैं खुद करता हूँ, सिंसियर करता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे आके जूम पे आके चेक करता हूँ, उसके सामने मैं इधर होता हूँ, दूसरी साइड पे वो बंदा होता है। तो इस तरीके से इवेल्युएशन होती है, नहीं कि मैंने बस लाइनें लकीरें लगा के आपको भेज दिया था सिर ने। आपके सामने होती है, आपको रिकॉर्डिंग मिलती है उसकी, आपको उसका फोल्डर मिलता है। तो ये कमाने शमाने का यहाँ पे मकसद नहीं है। ये चार्जेस मैंने सिंपल दोनों सब्जेक्ट की, इंग्लिश एसे एंड इंग्लिश प्रेसी की रखी है। तो आपने इस नंबर पे, ये जो टाइटल वाला नंबर है, इस पे आपने सेंड करके मुझे स्क्रीनशॉट अदनान कादर वाले पे मुझे भेज देना है, जिसने भी रजिस्टर होना है, ठीक। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले मुझसे। बाकी इंशाल्लाह आज का हमारा डेमो के क्वेश्चंस का मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। जो आपको लगता है कि उनको जल्दी है तो कोई मसला नहीं, वो मुझे पर्सनल में क्वेश्चन पूछ लें। इंशाल्लाह कल हम क्या करेंगे, हाँ अच्छे तरीके से इसको लेके चलेंगे, ठीक है। अगर बाकी आप इसमें पूछते जाएं। तो मैं शुरुआत से क्वेश्चंस को देखते आ रहा हूँ, क्योंकि जिन्होंने पहले किए हैं तो उनको हम्म। और जो लोग इतनी जल्दबाजी ना करें, 4-5 मिनट कभी कभी हो जाता है, होता तो शार्प भी, नमाज का अचानक टाइम मिक्स हो जाता है। तो आई होप आप तुम समझ सकते हैं। अ, जी थैंक यू, जिसने हमें कंग्रेचुलेशंस किया, डॉक्टर आयशा वगी। तो करंट अफेयर के लिए बिल्कुल सिंपल है जवाब। करंट अफेयर के लिए बिल्कुल 4, 14, 15 टॉपिक्स हैं। जो आपको टॉपिक बनाना है वो आपने क्या करना है, गूगल में लिख के आपने वो टॉपिक लिख के, फॉर एग्जांपल फॉल ऑफ काबल, तो आगे लिखना है द इकोनॉमिस्ट, 4-5 उसके बेस्ट आर्टिकल निकालने, फिर आगे लिखना है द न्यूज वीक, 4-5 दुनिया, 14-15 ये जो है अच्छे जो आपने आर्टिकल्स दुनिया की न्यूज़पेपर से कर लिए। तो यही आपके जो है लोग बड़े बड़े नोट्स निकालते हैं, वो वहां से कॉपी पेस्ट निकालते हैं, आपने तो अच्छे तरीके से पढ़ के लिखा है। फिलोसफी मेरा तो नहीं था सब्जेक्ट, पर मेरे दोस्तों का था। अच्छा सब्जेक्ट है, बुरा नहीं है, और आसान सब्जेक्ट है। बिल्कुल, सब्जेक्ट पूरा सिलेबस तो कंप्लीट नहीं होता, पास पेपर्स को गाइडेंस लेके ही बंदा मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के करता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेहतरीन है, जो मैंने तरीकेकार बताया आपको। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कभी कभी डिप मारता है, ठीक है, ये नहीं है कि ऑल टाइम हाई, डिप मारते रहते हैं सब्जेक्ट, जैसे IR मुसलसल मारता है, इस बार ऊपर गया है, ठीक है। तो ये आते रहते हैं ना, ऊपर नीचे वाला चक्कर, इसमें भी यही तरीका है जो पास पेपर वाला मैंने बताया। हाँ, सेंटेंस को, एक सेंटेंस को एक्सपांड करने की जरूरत ही नहीं है, मल्टीपल सेंटेंसेस लिखें अच्छे तरीके से, और मैच्योर सेंटेंस हो, ना बड़ा हो ना कम हो, ठीक है, ताकि ज्यादा गलतियां ना हो। पैसे की क्यों करेंगे उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन, वो तो ट्रांसलेशन का छोटा सा पैसेज आता है। थीसिस स्टेटमेंट के प्रेस रिक्विजिट्स हैं कि वो अच्छी थीसिस स्टेटमेंट कंडीशनल कंटेंशियस होनी चाहिए, और बेहतर ये कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं है कि मुश्किल बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसमें आपने रखनी है, तो वो बड़ी खूबसूरत और बड़ी मैच्योर लगती है, ठीक है। पास पेपर्स करें, मोर देन इनफ है, और अच्छे तरीके से हो जाएंगे आपकी, यही तो लोग हैं कि आप मार्क्स ले आते हैं। कंपलसरी और ऑप्शनल के साथ ये तो टाइम होता है कि नवंबर दिसंबर में आपने करंट अफेयर को कर लेना होता है, कोई अभी भी कर लें, 14-15 टॉपिक से। थीसिस स्टेटमेंट को मैं आप ही एलिना आपके लिए एलाबोरेट कर देता हूँ। थीसिस स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो आपका स्टांस होता है, मौकिफ होता है, ठीक है। आपने पूरा ऐसे आपका उस पर डिपेंडेंट होता है, पिवट होता है आपके ऐसे का।
हर जैसे ये थीसिस स्टेटमेंट है, तो ये इसके हर सेंटेंस, हर पैराग्राफ इसके आगे रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तो ये सेंटर होता है। तो अब अगर इसमें गलती आ जाए तो बात बताएं, अगर सेंटर यहाँ पे आ जाए तो फिर तो ये पूरा स्ट्रक्चर ही गलत हो गया। हाँ, वो बिल्कुल अपनी डॉन न्यूज़पेपर, जो अंडर ग्रेजुएट हैं अभी उनको टाइम है, वो डॉन न्यूज़पेपर शुरू कर लें, नॉलेज बेस इंक्रीज होगा। ट्रैक टू पाकिस्तान, जनरल बुक्स जो सीएसएस में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी हैसियत बढ़ी है, फाइनल लीव्स, बेटरर्स के लिए वो पढ़ना शुरू कर दें। जी। क्लाइमेट चेंज का राशिद, फिर मैं इससे रब्ता करना, मैं आपको बात बता भी दूंगा। तो आपने, तस्मिया ने आपके साथ शेयर भी कर दिया है, थैंक यू। अभी कोविड पे कम ही आता है क्योंकि हो गया है। ये जो जितनी भी गाइडेंस थी मुकद्दस से पूरे 2023 वालों के लिए थी, ये डिटेल में आपने बिल्कुल उसी तरीके से करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अच्छा, 2023 जो अभी वाले हैं, सॉरी, ये 2024 वालों के लिए थी, सही बात है। 2023 जो अभी वाले हैं उनके लिए ये है कि सिर्फ एंड सिर्फ दो तीन चीजों पे फोकस करें। ये आंसर अटेम्प्टिंग स्किल, ताकि आप 4 के 4 क्वेश्चंस करें। दूसरा ये कि सोर्सेज पे, और अगर मुझसे आप एज अ बिग ब्रदर, एज अ मेंटोर कहें, जो एलिमेंट वो नहीं बुक था फंडामेंटल्स ऑफ एसे इन आंसर राइटिंग, आप आज ही ये जो बुक है, इसको जो दूसरा पार्ट मैंने कहा है ना कि आंसर राइटिंग स्किल, ओ आंसर राइटिंग वाला, मुझे ये क्लास के बाद याद दिलाना, मैं आपके साथ ये इंशाल्लाह शेयर भी कर दूं। ये आपने जरूर करना है क्योंकि आपके मार्क्स बढ़ जाएगी। दूसरा ही कि आपने जो एजुकेशन है, डेमोक्रेसी है, वुमेन है, इस पे डेटा आपने प्राइमरी सोर्सेज की याद कर लेनी है अच्छे तरीके से। आंसर राइटिंग स्किल, वो डेटा याद कर लेनी है, ठीक है। और आपने बिल्कुल प्रिपेयर होके जाना है, अगर मेरी मर्जी का नई टॉपिक लगा तो मैं कौन सा पहले ये करना है कि मेरा टॉपिक 2-3 लग गए तो पहले कौन सा करूंगी, क्योंकि अक्सर लोगों के 2-3 टॉपिक्स लग जाते हैं, वो मिक्सअप हो जाते हैं, पहला कौन सा करें, करते हैं दूसरा, फिर तो बीच में क्रॉस करके दूसरा करना शुरू कर दें। तो पहले आप बिल्कुल प्रिपेयर हो कि अगर मेरे 3-4 टॉपिक्स लग जाते हैं तो पहला कौन सा करूंगा, दूसरा कौन सा, अगर एक ही लगता है तो कौन सा करूंगा, और ये है कि अगर नहीं लगता तो उस वक्त बिहेव कैसे करूंगा। तो यह चार सारी चीजें आपने अच्छे तरीके से करनी, और इस बुक को कभी इग्नोर करके पेपर में नहीं जाना। हम्म। तो बाकी डेली रात को आखिर में सोने से पहले बुक रीडिंग लाजिम करनी है, एक पेज करनी करनी है, इस तरीके से आपकी हैबिट बनेगी। ये कंपलसरी चीजें हैं जो पेपर के सिलेबस में तो नहीं है, कंटेंट में भी नहीं है, जो सिलेबस एफपीएससी ने शेयर किया, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना सीएसएस नहीं है। तो बेहतरीन है। तो जी, बेनज़ीर, आप बाद में मुझसे क्लास के बाद वाले रब्ता करें, अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है तो मैं आपको हेल्प कर लेता हूँ, क्योंकि आपके पास बिल्कुल टाइम कम है। तो आउटलाइन के बारे में और इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपको अपना पुराना लेक्चर पे आपके साथ छोटा सा शेयर कर लेता हूँ, पीपीटी वगैरह की, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो बाकी मैं अब सबके लिए भी थोड़ा बता देता हूँ कि इंट्रोडक्शन जनरल टू स्पेसिफिक होनी चाहिए। जो आपका पूरे ऐसे में कंटेंट लिखें तो वो इंट्रोडक्शन में आना चाहिए कि आप आगे क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसमें थोड़ी पहले कोटेशन से आप स्टार्ट करना चाहते हैं वो करें, और डायरेक्ट इंफॉर्मेशन से तो डेफिनेशन से ना करें, वो थोड़ा डल लगता है, ठीक है। उसमें क्वेश्चंस रेज करें, उसमें स्कीम बताएं, ठीक है। तो डिटेल में मैं आपको 1-2 दिन में वो तो करने आ जाएंगे हम इंट्रोडक्शन पे, 4-5 दिनों में। बट अगर आपको एग्जाम बिल्कुल करीब है, तो अभी मैं समझूं डेट 17 जनवरी, तो आप क्लास के बाद मुझसे रब्ता कर लेना, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल करीब है। जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए रिता मैंने बताया था कि ये चीजें आपने करनी है, ट्रैक टू पाकिस्तान, ग्रामर, डॉन न्यूज़पेपर, ये लाजिम करना शुरू कर दें अभी। अमन, यूएस हिस्ट्री के लिए बिल्कुल अच्छा रिसोर्सेज हैं। सबसे पहले आप बुक पे जाने से पहले आपने कहाँ से प्रिपेयर करनी है, खान अकेडमी, ब्रिटेनिका, थाटको.com, history.com, ushistory.org। टॉपिक लिखना है गूगल में, आके लिखना है खान अकेडमी, पढ़ना है, टॉपिक बनाना है। उसमें नीचे कमेंट्स हैं, 40-50 कमेंट्स मिलेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, वो रीड करना है ताकि आपके सारे
इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं। history.com टॉपिक लिख के history.com लिखना है, वहां से इंट्रोडक्शन आपके अच्छे बन जाएंगे। थर्ड, उसके बाद तीसरे पे ब्रिटेनिका, वहां से आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। thirdco.com, अगर तीनों में से नहीं मिलता तो SPI, अगर अभी भी नहीं मिलता तो ushistory.org। ये 5 वेबसाइट मैच्योर वेबसाइट्स हैं, फारिग वेबसाइट्स नहीं है। बुक में आपको टाइम लग जाएगा, यहाँ से करें फिर बाद में बुक पे आ जाना। तो बिल्कुल, और ये मैंने जो स्टार्ट से करनी है प्रिपरेशन, तो मैंने बताया कि फॉलन लीव्स वाला और बर्ट्रैंड रसेल का जो एजुकेशन पे है, और टाइम है 2024 के लिए, तो थोड़े बाद अनपॉपुलर एसेस पे उसका हेवी बुक है, बट पढ़ लेना है, क्योंकि उससे रिलेटेड जितनी भी फिलोसॉफिकल प्रेसेस आती हैं आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और बाकी ये जो बुक्स हैं, ट्रैक टू पाकिस्तान, पाक अफेयर वगैरह का, ये चीज़ें, तो इंशाल्लाह 8 बजे कल हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है। तो अगर पहले आफाक आपका पता होता तो आपको बिल्कुल क्लास से निकाल देते, आपको ज़हमत ही ना देते कि आप क्लास में होते। हम्म। और आप लोग इन लोगों को हाईलाइट क्या करें, ताकि ये जो डिमोटिवेट करते हैं तो उनको निकाल लें। तो बेस्ट सोर्स फॉर किसके लिए है रम, मैंने नहीं समझा आप किसके लिए बात करें। तो अली नाम रजिस्टर के लिए मैंने आपको ये बात बताया था, यहाँ पे अपने नंबर पे फीस जो हमने रखी हुई है तो वो जमा करानी है। तो ये जो है इस पे मैं आपके साथ वो शेयर भी कर लेता हूँ। तो उस पे आपने फीस जमा करानी है और मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है, ये नंबर है। तो मैंने यहाँ पे शेयर भी कर दिया है, इजी पैसा है। तो कोई मसला नहीं, अगर आपको और भी कोई इसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो, बुक्स जो आपको चाहिए मुझसे हेल्प में ले लेना, मेरे पास होगा, नहीं होगा तो मैं आपको बात बता दूंगा। तो बाकी अगर कोई और